आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और हमारी खास पेशकश अनकट बातें। बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। दरअसल में बिहार सरकार के गृह मंत्री का जो बयान सामने आया है वो राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा चुका है। लालू प्रसाद यादव की बेनामी संपत्ति पर गरीब बच्चों के लिए सरकार अब पाठशाला बनाएगी ताकि जरूरतमंद बच्चों को इसका लाभ मिल सके। आज के इस कार्यक्रम में आगे इसी मुद्दे पर जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ मेहमान, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, मगर उससे पहले देखिए पटना से हमारे बिहार ब्यूरो हेड एसके राजीव की ये खास रिपोर्ट। कई तरह के लोग हैं, कुछ लोग जमीन माफिया हो गया, कुछ लोग बालू में माफियागिरी कर रहे हैं और कुछ लोग शराब का माफियागिरी कर रहे हैं। मैंने तो स्पष्ट तौर पर कहा, जिस भी माफिया का आरोप सिद्ध हो जाएगा उसके जमीन पर बिहार के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलने का काम सरकार। लालू यादव की बेनामी संपत्ति जो इनकम टैक्स विभाग और सीबीआई के द्वारा अटैच की गई, उस पर अब बिहार सरकार के गृह विभाग की नजर है। गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी अब गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए सरकारी स्कूल स्थापित करेंगे ताकि इसका लाभ गरीब बच्चे उठा सके। सम्राट चौधरी के इस बयान पर जेडीयू के प्रवक्ता कुणाल कहते हैं कि लालू यादव ने मानवता की सारी हदें पार कर दी थी। देखिए, लालू प्रसाद यादव हो या लालू प्रसाद मांझी हो या लालू प्रसाद सिंह हो या लालू प्रसाद पांडे हो, जो अपराध करेगा, जिसकी संपत्ति गैरकानूनी होगी, संपत्ति का मूल्यांकन करने के बाद आय से अधिक माना जाएगा, उसको जब्त किया जाएगा। ऐसा बिहार सरकार का कानून कहता है। और सम्राट चौधरी जी ने कानून सम्मत कार्रवाई की बात की है। यह किसी एक व्यक्ति के तौर पे नहीं देखा जाए, बल्कि हम समझते हैं कि हर वो व्यक्ति जो अवैध तरीके से संपत्ति का अर्जन करेगा, उनकी संपत्ति को जब्त करना, उस पर स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल खोलना, यह राज्य सरकार का प्रथम दायित्व है और राज्य सरकार इसे करेगी। राजद के लोग लालू प्रसाद यादव को बचाने के अलावे उनके पार्टी का कोई एजेंडा बचा नहीं है। वो लोग सुबह शाम एक ही रटते हैं, लालू प्रसाद जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। उन्हें तो यह तय करना चाहिए कि लालू प्रसाद जी की संपत्ति अवैध तो नहीं है, और अगर नहीं है तो लालू प्रसाद यादव जी या राजद के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सरकार अब एक्शन मोड में है। लगातार बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए गृह विभाग ने कमर कस ली है। लालू यादव की जब्त बंगले पर सरकार स्कूल खोलेगी, मगर ये बात राजद को मंजूर नहीं है। तभी तो राजद सम्राट को उसी की भाषा में जवाब देती है, और क्या कहती है सुनिए। कहते कि आपके पास जो अवैध संपत्ति है, आप पे कौन सा स्कूल बना, आप पे हाई स्कूल बनाएंगे। इन पे स्कूल बनाएगा ना तो आप पे हाई स्कूल बनाएंगे, क्योंकि आप उसी के प्रोडक्ट हैं। तो आप पहले अपने बारे में बोलिए ना। जिस स्कूल की आप स्टूडेंट हैं उसी के बारे में कुछ अनाप शनाप बोलते हैं लाइमलाइट में रहने के लिए। अरे भैया, बेहतर काम कीजिए, हम लोग भी सराहना कर देंगे। कभी कभी बेहतर काम कीजिए। ऐसा उलूल जुलूल वाला बयान 4-5 गो आदमी जो है देते रहता है ताकि लगता है कि हमारी चर्चा हो जाए। आपकी चर्चा आपके विकास से होनी चाहिए, आपकी चर्चा आपकी कार्यशैली से होनी चाहिए, आपकी चर्चा बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की रक्षा के रूप में होनी चाहिए, आपकी चर्चा गरीब जनमानसों को न्याय दिलाने से होना चाहिए, आपकी चर्चा जाति धर्म से ऊपर उठा हुआ एक जो व्यवस्था ये बना हुआ है पारदर्शी व्यवस्था के रूप में होना चाहिए। ये चर्चा न होना चाहिए। हम किसी को गाली दे दिए, हम किसी के बारे में अनाप शनाप बोल दिए, हम किसी को बात में बदसलूकी कर दिया और चर्चा के विषय हो गए, तो ऐसी चर्चा तो फालतू की चर्चा है। इसलिए बस यही मैं कहूँगा, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी करोड़ों अरबों लोगों के गरीबों के मसीहा है, उन पर कुछ भी बोलना आसमान में थूकने के बराबर है। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव की अवैध संपत्ति पर सरकारी विद्यालय खोले जाएंगे। दरअसल में पिछले कुछ दिनों से लगातार लालू परिवार सम्राट चौधरी के निशाने पर है, लेकिन क्या यह जायज़ है, यह भी एक बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में उभर कर इसलिए सामने आ रहा है
क्योंकि भ्रष्टाचार की लिस्ट में बिहार के कई ऐसे नेताओं का नाम शुमार है जिसके विषय में यह कहा जाता है कि कुछ नेताओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, तो कुछ ऐसे नेता हैं जो विपक्ष में हैं और जिन पर जानबूझकर सरकार इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। पटना से अपने सहयोगी विवेक के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। जी, तो जो सरकार है उसकी कार्यवाही जारी है और जब से गृह विभाग सम्राट चौधरी के अंडर में आया है, कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि लगातार कोई ना कोई ऐसा चौंकाने वाला फैसला लिया जा रहा है जो सबको हैरान कर रहा है। और अब ये फिर से एक बार ऐलान के जरिए हैरान किया है सम्राट चौधरी ने। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता राकेश रंजन जी जुड़ रहे हैं। थोड़ी ही देर में जदयू के प्रवक्ता जो हैं कुणाल किशोर जी वो भी जुड़ेंगे। मगर पहला सवाल मैं राकेश जी से ही पूछना चाहूंगी। राकेश जी, किसी तरीके की कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए अगर सरकार की तरफ से बेनामी संपत्ति जो है उन पर नकेल कसी जा रही है, या खुद जैसा सम्राट चौधरी ने कहा कि उन संपत्तियों पर हम सरकार की कार्यवाही करेंगे जो संपत्तियां माफियाओं की है या ऐसी संपत्तियां हैं जो बेनामी है, तो किसी तरीके की कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए हमें लगता है। राकेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, तो राकेश जी फिलहाल आवाज जो है वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी के अंतर्गत जब से गृह विभाग आया है तभी से लगातार ये देखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी रोज कोई ना कोई फैसला ले रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं हैरानी हो रही है। और जैसा हमने कहा, ये फैसला भी चौंकाने वाला है। मगर क्या इससे राजद को किसी तरीके का असर पड़ता है या राजद इससे इफेक्टेड है? इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजद के जो प्रवक्ता हैं राकेश रंजन जी, उनसे बात करेंगे। राकेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जयंती, मैं आवाज सुन रहा हूं जी। आपको और सारे दर्शकों को सबको मेरा नमस्कार। आप जो सवाल पूछ रही हैं अभी, निश्चित रूप से मुझे क्यों आपत्ति होगी और हमारी पार्टी को और आरजेडी को, चाहे जनता को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन समझना ये होगा कि जो पूरा माफिया राज है, जो लोग माफिया मिल्स बन के बैठे हुए हैं, जो सरकार ही माफियाओं द्वारा चलाई जा रही है, उनके बारे में तो एक शब्द इनकी नहीं निकलती है। रही बात हमारी बात कि अब गृह मंत्री जी को अब माननीय बन गए हैं, गृह मंत्री जी अब जो है ना एक सम्मानित व्यक्ति बन गए हैं, तो ये लफंगों वाली भाषा जो है इस्तेमाल नहीं करें। ये जो जिस चश्मे से वो देख रहे हैं, ये व्यक्तिगत चश्मे से जो देख रहे हैं ना, तो व्यक्तिगत चश्मा अब नहीं है, वो सरकारी चश्मे से देखने की जरूरत पड़ेगी। और सरकारी चश्मा जो होगा वो सबके लिए बराबर होगा, वो संविधान से चलेगा, वो कानून से चलेगा और न्यायालय तय करेगा। ये न्यायालय तो है नहीं, ना ही ये संवैधानिक तो खैर ये लोग है ही नहीं कभी। तो रही बात उनकी, तो व्यक्तिगत जो चश्मा से देखने की कोशिश कर रहे हैं जयंती जी, तो व्यक्तिगत चश्मा ये है उनका कि वो खुद पंजीकृत अपराधी रहे हैं और सबसे पहले नरसंहार के अपराधी रहे हैं, आरोपी रहे हैं, सजा याफ्ता रहे हैं, जेल में रहे हैं। और रही बात स्कूल खोलने की, तो वो व्यक्ति जो क्या समझता है, पूरी जिंदगी में तो एक एफिडेविट लेकर के आ पाए, तो भी पता नहीं कौन सी डिग्री और कब लिए भी नहीं पता है, मैट्रिक कब पास किए जनता पूछते रह गई, तमाम आप लोग मीडिया वाले भी पूछते रह गए, अभी तक नहीं बता पाए। तो सारी चीजों को दरकिनार करने के बाद भी अब वो माननीय गृह मंत्री बन गए हैं, तो उनकी भाषा जो है कम से कम मर्यादित होनी चाहिए जयंती जी। और रही बात कि किसी को दिक्कत नहीं है निश्चित रूप से, लेकिन सबसे पहले जो लोग उनके सरकार में माफिया लोग जो बैठा हुआ है, जो माफिया लोग जो चला रहे हैं, चाहे बालू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, उनपे कब कार्रवाई करेंगे? ये 200 करोड़ की जो मीन्स अभी जो तमाम तरह के उनके मंत्रियों पे जो आरोप लगे थे, ये 70,000 करोड़ जो घोटाला करके बैठे हुए थे, उन पे कब होगी कार्रवाई?
निश्चित रूप से होनी चाहिए। पूरे देश में और पूरे आप निकालिए एक लालू यादव जी जो पूरा मीन्स करोड़ों लोगों के लिए उन्होंने काम किया, सामाजिक न्याय के मसीहा हैं, तो उनके पेट में दर्द हो रही है। बाकी तो कोई अपराधी इनको नहीं दिखता है। लालू यादव जी को बिना मतलब का, और उन सबको मालूम है कि कैसे कैसे फंसाया गया और कैसे कैसे तमाम के, तो ऐसा नहीं है। जनता सब देख रही है। जिस दिन जो है जनता आ जाएगी सड़कों पे, तो सब इनकी जो भी बदले की कार्रवाई और व्यक्तिगत जो मानसिकता झलक रही है, ये गलत है। तो जनता सबसे जदयू के प्रवक्ता जो है देख कुणाल रही है। किशोर जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल किशोर जी, जिस तरीके से राकेश रंजन जी ने अभी आरोप लगाया और ये कहा कि आप लोगों की तरफ से व्यक्तिगत कार्यवाही जो है की जा रही है, टिप्पणियां होती हैं व्यक्तिगत, तो सरकार को सबको बराबर आंकना चाहिए, सबको बराबर तौर पर देखना चाहिए, किसी के भी खिलाफ पक्षपातपूर्ण कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, ऐसा राजद के प्रवक्ता का कहना है। क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। पहले आपको और हमारे भाई राकेश हैं, उनको भी नमस्कार। देखिए, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। सरकार का काम है कि कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी या कलर को नहीं देखते हुए सबके साथ समान व्यवहार रखना चाहिए। जहाँ तक मामला है सम्राट जी का जो बयान है जी, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो बिहार में कानून बना हुआ है कि जो भी अवैध संपत्ति अर्जित करेंगे, चाहे वह पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, बिजनेसमैन हो, पेपर माफिया हो, या बालू माफिया हो, या दारू माफिया हो, कोई भी माफिया हो, शराब माफिया हो, उनकी संपत्ति को जब्त करना बिहार सरकार ने इसके लिए अलग से कानून बना रखा। और हमने कई लोगों की संपत्ति जब्त की है। बिहार के एक्स डीजीपी रहे नारायण मिश्रा जी की संपत्ति जब्त की गई। एक IAS SS वर्मा जी थे, उनकी संपत्ति जब्त की गई। जयश्री ठाकुर जो BPSC पदाधिकारी थी, उनकी संपत्ति जब्त की गई है। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जहां पे यहाँ के अधिकारियों के, कर्मचारियों का या जनप्रतिनिधि जिनकी संपत्ति अवैध मानी गई या समझी गई, उसे जब्त किया गया है। तो ये कहीं से कोई ना तो विवाद का मामला है, और मैं समझता हूँ कि इस विवाद को व्यक्तिगत तौर पे लेने की जरूरत भी नहीं है। अगर लालू प्रसाद यादव जी हो, या लालू प्रसाद मिश्रा जी हो, या लालू प्रसाद सिन्हा जी, कोई भी व्यक्ति अगर वैध तरीके से संपत्ति अर्जित किया है तो उस संपत्ति को जब्त करने की क्षमता ना तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है और ना ही किसी पॉलिटिशियंस के पास। तो जिस प्रकार से राजद के मित्र हमारे भाई राकेश रंजन जी बात कर रहे हैं, उन्हें पूरी की पूरी ऊर्जा इस बात पे लगानी चाहिए कि लालू प्रसाद यादव जी जो भी पैतृक संपत्ति या जो भी संपत्ति उन्होंने दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो संपत्ति अगर लीगल है तो उन्हें थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं, से कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। अगर संपत्ति लीगल है, लीगल तरीके से अर्जित की गई संपत्ति, उस पे कोई भी व्यक्ति ना तो उसे जब्त कर पाएगा और ना ही कोई हथौड़ा चला पाएगा। बुलडोजर तो बहुत दूर की बात। जी राकेश जी, यहाँ पर कुणाल जी का कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर अपने दर्शकों के लिए एक पृष्ठभूमि जो है वो बहुत क्लियर करना चाहूंगी। पहले वो रख देती हूँ बात, उसके बाद राकेश जी आप तक आ रही हूँ मैं। देखिए, जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि सम्राट चौधरी का ये जो बयान है जो उन्होंने दिया, और शुरुआत में हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया, वो बयान तब आया जब पटना के प्राइम लोकेशन पर आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति को अटैच किया। और ये बेनामी संपत्ति में लालू प्रसाद यादव का जिक्र क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वही जमीन है जिसे लेकर सुशील मोदी ने यह दावा किया था कि ये जो बेनामी संपत्ति है ये लालू परिवार की संपत्ति है। कागजों पर इस बेनामी संपत्ति के मालिक लालू यादव नहीं है, मगर जिक्र इसी बात की वजह से होना शुरू हो गया है। तो राकेश जी, क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ जदयू के प्रवक्ता जो बैठे हैं उनका भी यही कहना है कि अगर नहीं है, ऐसी कोई जिक्र नहीं है या ऐसा कोई डर नहीं है, तो फिर घबराहट नहीं होनी चाहिए। सरकार कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई हो जानी चाहिए। जी जयंती जी, घबराने की तो कोई बात ही नहीं है जी। लोग राष्ट्रीय जनता दल की नेता और एक एक कार्यकर्ता न कभी डरता है न घबराता है। और रही बात लालू प्रसाद यादव जी की, तो मीन्स उनका कद इतना बड़ा है कि यही गृह मंत्री जी अभी जो वर्तमान में बने हैं,
ऑन एयर मीडिया के सामने कहते हैं कि मैं तो देखिए लालू जी को गाली दे दे करके इतना बड़ा नेता बन गया। तो घबराने की बात यहां यह है कि क्या जो आयकर विभाग ने जितनी भी बेनामी संपत्ति को उन्होंने अटैच किया है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी का ही नाम क्यों लिया जा रहा है? क्या इसमें और लोग नहीं है? माननीय गृह मंत्री जी को क्या यह हिम्मत है, इस सरकार में बैठे लोगों को हिम्मत है कि उन तमाम नामों को उजागर करें और ऐसे ही कहें कि इनकी संपत्ति है और वो अब उन पर कब्जा होगा और बेनामी संपत्ति जिनकी है, तो सारे नामों पे यहां बैठ करके क्यों नहीं कहा जा रहा है? एक व्यक्ति को सिर्फ बदनाम करने के लिए कि है तो उसको न्यायालय तय करेगा ना, संविधान से चलेगा ना, कि आप न्यायालय है कि आइए और बैठ करके और किसी एक व्यक्ति का नाम उछाला जा रहा है और बाकी लोगों का नाम गोपनीय रख लिया गया है। ये वही तरीका है जिस प्रकार चारा घोटाले में 56 लोग अपराधी थे और उसमें से 55 और 54 लोग एक खास जाति के थे और उनको सबको बरी कर दिया गया और जिन पे कोई चार्ज नहीं है तो उसको झूठ मूठ के फंसा दिया गया। चारा खाया कोई और सजा किसी और को, तो अब वो नहीं चलने वाला है। अब जो अपराध करेगा सजा उसे मिलेगी, नहीं तो जनता जो है सड़कों पे आएगी, क्योंकि अन्याय जो है, अन्याय की भी एक सीमा होती है और ये देश जो है और ये लोकतंत्र है वो संविधान से चलेगा। तो किसी पे एक अटैक करके अपना कैरियर बनाने की होड़ में नहीं रहे लोग। यदि है तो है हिम्मत, मैं बता रहा हूं कि यदि हिम्मत है तो जो आयकर विभाग ने जितने नामों का अटैच किया है, जितनी संपत्तियों का अटैच किया है नाम, वो सार्वजनिक हो और सार्वजनिक होकर के ऐसे ही मंच पे तो उन लोगों के बारे में कहे कि इन लोगों की संपत्ति जो होगी जब्त होगी, उस पर अप्रूव बनाएंगे। जी जवाब दीजिए माननीय गृह मंत्री जी की सबका नाम ले। कुणाल जी, सवाल है राकेश रंजन जी का कि यहाँ जो संपत्तियां अटैच की गई हैं उसमें लालू प्रसाद यादव के ही नाम का जिक्र जो है वो क्यों किया जा रहा है? लालू प्रसाद यादव के नाम के अलावा भी और भी कई लोग हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव का नाम नहीं लिया लेकिन वो माफियाओं का जिक्र करते हुए नजर आए, बालू माफिया और अन्य माफियाओं का जिक्र करते हुए नजर आए, मगर फिर अचानक से लालू प्रसाद यादव की चर्चा जो है वो तेज हो जाती है। तो क्या जो वो कह रहे हैं वो पूरा होगा कि जितने भी लोगों के नाम अटैच हैं क्या वाकई में वो सामने आएगा, सार्वजनिक होगा वो? देखिए बिल्कुल, ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और ये कहीं कहीं डॉक्यूमेंटेड है कि किन लोगों का नाम शामिल है इसमें। लालू प्रसाद यादव जी चूंकि प्रसिद्ध व्यक्ति और राजनीतिक व्यक्ति है, इसलिए इनके नाम को प्रमुखता से लिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो भी नाम है वो बच जाएंगे, छूट जाएंगे। और जहां तक राकेश रंजन जी बोल रहे थे कि न्याय का ही परिणाम है, लालू प्रसाद यादव जी आज सजा याफ्ता है। भारत की कानून ने ही उन्हें सजा याफ्ता घोषित किया है। और जहां तक संपत्ति की बात है, अगर उनकी संपत्ति नहीं है वो एक साधारण डिक्लेरेशन देंगे कि भाई हमारी ये संपत्ति नहीं है, सारे विवाद से बाहर हो जाएंगे। अगर उनकी संपत्ति है उस संपत्ति का सोर्स बता देंगे, उनकी संपत्ति सुरक्षित हो जाएगी। और अगर वह कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो बिहार सरकार के पास कानून अधिकार है और कानून का बुलडोजर ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से संपत्ति का संग्रहण करेगा तो राज्य सरकार उस संपत्ति को जब्त करेगी और उसमें पब्लिक प्लेस चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, इसका निर्माण किया जाएगा। और ये अतीत में होता है, बिहार सरकार ने इस प्रकार की कई कार्यों को, कई घटनाओं को किया है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, ना तो कोई वैध के साथ गलत होगा और ना ही कोई अवैध बचेगा। इसी नैसर्गिक न्याय के साथ बिहार सरकार काम करेगी। अब संपत्ति किनका है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, संपत्ति कुणाल भाई का हो या पॉलिटिशियंस का हो या ब्यूरोक्रेट्स का हो। राकेश जी कुछ बोल रहे हैं, राकेश जी बोलिए। कुणाल भाई जल्दी से कीजिए, इसलिए क्योंकि जितनी जल्दी ये कार्रवाई करेंगे ना, आपके आधे से ज्यादा मंत्री लोग कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अवैध संपत्ति पे कब्जा, अवैध जमीन पे कब्जा और अवैध सारी मीन्स संपत्तियों पे कब्जा आपके मंत्री लोग महोदय लोग हैं, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े मंत्री महोदय बन के बैठे हुए हैं। तो जल्दी कीजिए। और दूसरी बात यह है कि कम से कम इसी बहाने स्कूल की तो सुध आई, एक पूरे इतने दिनों में जो स्कूल
कॉलेज और शिक्षा का जो बदहाल स्थिति है, बर्बाद करके रख दिए हैं लोग, तो कम से कम स्कूल वर्ड तो बोले आप लोग। और शिक्षा के लिए एकदम काम लोग सब लोग कह रहे हैं कि शिक्षा के बारे में यदि कुछ कर सकते हैं जरूर कीजिए, लेकिन किसी एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए और सिर्फ इसलिए कि वो पिछड़ा है और बाकी तमाम लोगों को हिम्मत नहीं है कि नाम बैठ करके ले आप लोग, इन लोगों की संपत्ति या सबकी जब्त हुई, ये गलत है, ये न्याय नहीं। जवाब दीजिए कुणाल जी। देखिए राकेश भाई, ये हमारे बड़े भाई हैं। अब इस कानून में पिछड़ा और अगरा कहाँ से आ गया? क्या लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ जो भी ट्रायल चला है उसको अगरा और पिछड़ा देख के घोषित किया गया? ये यही कहना चाह रहे हैं। और इनके कहने का अर्थ है कि जो चारा घोटाला हुआ वह जातिगत आधार पे ही किया गया था। तो ऐसा नहीं होता है। जितनी बातें हैं या जो भी घटनाएं हैं या जो भी साक्ष्य अभी सामने आए हैं, यह सभी इंगित करता है कि एक बड़ी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी थी, जिसका परिणाम है कि अभी तक माननीय लालू प्रसाद यादव जी का 100 परिवार कानून के पछड़े में पड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं और हम मानते हैं कि राजद को एक जिम्मेदार संगठन की तरह, जिस प्रकार से राकेश भाई आरोप लगा रहे हैं कि हमारे अधिक मंत्री अवैध संपत्ति के मालिक हैं, तो इन्हें उस लिस्ट को प्रवर्तन निदेशालय को देना चाहिए, सक्षम प्राधिकार को देना चाहिए और डिटेल देना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे मंत्री महोदय अवैध संपत्ति पे कब्जा कर रखे हैं। तो अगर वो देंगे तो मैं समझूंगा कि ये भी भ्रष्टाचार उन्मूलन में अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं। तो बिहार सरकार का स्पष्ट नीति है, माननीय नीतीश कुमार जी का स्पष्ट नीति है, ना तो वो किसी को बचाते हैं और ना ही किसी को फंसाते हैं। तो बिल्कुल आश्वस्त रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो अवैध संपत्ति अर्जित करेगा और कानून के नजर में अगर आ जाएगा तो उन्हें संपत्ति जब्तीकरण का सामना करना पड़ेगा। जी, तो सरकार जो है अशोक राकेश चौधरी जी, और सम्राट चौधरी पे क्या? जी जी, अशोक चौधरी जी और सम्राट चौधरी पे तमाम आरोप लगे, क्या कार्रवाई हुई कुणाल भाई? अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी के खिलाफ प्रशांत किशोर जी ने किस सक्षम प्राधिकार को लिख के दिया, इसका डिटेल आप मुझे उपलब्ध करा दीजिए, मैं कार्रवाई का डिटेल आपको उपलब्ध करा अरे दूंगा। सक्षम प्राधिकार सरकार में बैठे हुए हैं महाराज। या मैं आप ही से कहता हूँ एज ए पॉलिटिकल पार्टी, क्या उस आरोप को आपने सक्षम प्राधिकार तक पहुंचाने का काम किया? अगर किया है तो मैं जरूर बताने का प्रयास करूंगा कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। बिल्कुल स्पष्ट है। हवा में विपक्ष के रहते तो वहां पे ईडी सीबीआई पहले पहुंच गई रहती। नहीं, विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है, बात बहुत साधारण सी है कि अगर कोई आरोप लगाता है तो आरोप को साक्ष्य सहित प्रदर्शित करना होता है और उस साक्ष्य को सही जगह पे उपस्थित करना होता है। अगर इस चीज को कोई कर रहा है तो जरूर कार्रवाई होगी, नहीं कर रहा है तो नहीं कार्रवाई होगी। और आपने देखा होगा कई सारे अधिकारी भी, हमारे राधाचरण सेठ जी एमएलसी हुआ करते थे, उनके यहाँ ईडी की रेड हुई, वो जेडीयू से एमएलसी है। कई ऐसे लोग हैं जिन पे रेड हुआ है जो हमारे दल से एसोसिएटेड है। तो कानून अपना काम करता है, पॉलिटिकल एसोसिएशन अपनी जगह है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर साक्ष्य सहित सक्षम प्राधिकार तक मामले को पहुंचाएगा तो खास तो उसकी की ही जाएगी, खास तो करी जाएगी। सवाल देखिए कुणाल जी, सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जो पैटर्न नजर आ रहा है ना वो बहुत ज्यादा देखिए चौंकाने वाला है। कुणाल जी, हम आपसे एक सवाल ये जरूर होगा कि जिस तरीके से पहले लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी का जो पुराना आवास था वो खाली कराने का सर्कुलर जारी किया जाता है। देखिए बेशक सरकार की तरफ से कहा जा सकता है कि सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है और सब कुछ प्रोटोकॉल के मुताबिक हो रहा है, लेकिन ये जो पैटर्न नजर आ रहा है ना, विपक्ष उसी पर सवाल जो है उठा रहा है कि पहले सर्कुलर रोड खाली का जो बंगला है वो खाली कराया जाता है, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जो चिड़ियाघर के पास जो उनका पुराना बंगला है उसको बेनामी संपत्ति के तौर पर अंडरटेक करने का निर्देश जो है वो दिया गया है। तो ये कारण है कि विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस बात का क्या जवाब है सत्ता पक्ष के पास? देखिए, जहां तक चिड़ियाघर के पास कौन सा बेनामी बंगला है इसकी जानकारी मुझे तनिक भी नहीं है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। जो 10 सर्कुलर मार्ग को खाली कराने की बात है, एक वैधानिक प्रक्रिया है और इससे पहले भी कई आवास खाली कराए गए हैं जी। जहां तक लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का मामला है तो आवास को लेके हमेशा से उनकी एक विचारगी सामने आती रही है। जिस प्रकार से 2005 में माननीय राबड़ी देवी जी विधायक
मुख्यमंत्री पद से हटी थी, तो उस समय आवास खाली करने में उन्होंने 6 महीने का वक्त लिया था, और बाद में माननीय नीतीश कुमार जी को पब्लिकली रिक्वेस्ट करना पड़ा था कि कम से कम ऑफिस मेरे लिए दे दीजिए, घर में आप ही रहिए, मुझे घर में नहीं रहना है। बाद के दिनों में देखेंगे तो तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष के तौर पे थे, डिप्टी सीएम रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, और उस दौर में भी जब नेता प्रतिपक्ष के लिए कर्णांकित आवास जब उन्हें आवंटित किया गया तो उसके खिलाफ वो पटना हाईकोर्ट गए, बाद में सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने उन पर 50,000 रुपया का जुर्माना लगाया कि आप नॉन रिलीवेंट मुद्दे के साथ सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, आप समय बर्बाद कर रहे हैं कोर्ट का। और उसी प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री, जिसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने एक प्रावधान बनाया था कि जो भी पूर्व मुख्यमंत्री होंगे उन्हें आजीवन आवास दिया जाएगा, तेजस्वी यादव जी के इस कुंठित प्रयास का नतीजा यह हुआ कि उस नियम को सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक कर दिया जी। उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कर दिया, और आज सरकार की मजबूरी है कि उन्हें उस आवास से खाली कराया जा रहा है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आवास का निर्धारण नेता के वर्तमान पद की अहमियत के हिसाब से तय होता है। वर्तमान में राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद हैं, तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष विधानसभा हैं, दोनों के लिए आवास उसी के अनुरूप उपलब्ध कराया गया है। जहाँ तक 10 सर्कुलर का मामला है, तो सरकारी आवास से इतनी मोहब्बत क्यों? किसी भी पॉलिटिशियंस के लिए सरकारी आवास एक बसेरा हो सकता है, एक डेरा हो सकता है, घर नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से राजद के मित्र इसको पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी का हिस्सा बना रहे हैं, वो कतई नहीं है। सरकार रूटीन वे में काम करती है। आपने देखा होगा माननीय नीतीश कुमार जी 2014 मई में मुख्यमंत्री पद छोड़े थे, और विदिन 7 डेज उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था जी। एक दूसरे बिल्डिंग में वो शिफ्ट कर गए थे। ये एक परिपाटी नहीं, और इसी परिपाटी का पालन किया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, उसके अनुरूप उन्हें आवास मिला है। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी जी हैं, उन्हें उसके अनुरूप आवास मिला है। और आवास को पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं बनाया जा सकता है। दूसरी बात, जो अवैध की बात हो रही है, तो अवैध और वैध तय करना कोर्ट का काम है, एजेंसीज का काम है, और जिसका होल्डिंग है, जिस व्यक्ति का उस पर अधिकार है, उसका काम जी। इसमें सरकार कहीं नहीं। तो अगर कोई संपत्ति अवैध नहीं है, तो मैं तो बता रहा हूँ ना कि कोई भी व्यक्ति उससे बाहर करने का हिम्मत नहीं रखता है, किसी की क्षमता नहीं। लेकिन अवैध अगर होगा तो उसको कंट्रोल करना, उसको अवैध को कब्जा करना, उसको अधिगृहित करना, ये राज्य सरकार का कानूनी अधिकार है, और राज्य सरकार अपना अधिकार का पालन करेगी। व्यक्ति चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो या कोई और हो, एक सामान्य सा व्यक्ति ही क्यों ना हो, या बहुत ही प्रभुत्वशाली व्यक्ति क्यों ना हो, कानून के नजर में अगर उनकी संपत्ति अवैध है, उन्होंने गलत आचरण के तहत उस संपत्ति को अर्जित किया है, उसे अधिगृहित करना, एक्वायर करना, उसे अटैच करना, ये बिहार सरकार का अपना अधिकार है। राकेश जी, जो भी कुणाल जी ने कहा कि सरकार जो है वो नियमों के मुताबिक ही कार्यवाही कर रही है, लेकिन एक सवाल जो उन्होंने पूछा कि आखिर सरकारी आवास से इतना लगाव क्यों, इतना प्रेम क्यों? ये तो लालू प्रसाद यादव की सरकार में भी हुआ ही होगा ना कि अगर नेता विपक्ष हैं और प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको दूसरा घर या आवास आवंटित किया जाना है, तो तब भी किया गया था और अब भी किया गया है, या अभी सरकार जो है वो नियमों के मुताबिक, कायदों के मुताबिक कार्यवाही कर रही है। तो सवाल तो बिल्कुल भी नहीं उठने चाहिए। आप लोगों को तो सहयोग करना चाहिए सरकार का, नहीं राकेश जी? जी जी जयंती जी, एकदम बात यह है कि हमें, देखिए, कुणाल भाई जो है एक प्रबुद्ध आदमी है, लेकिन फिर भी जो जेन्युइन जो सवाल जो है ना, उन सवालों से मीन्स बचते हुए निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार में कोई भी है अपने दिल पे हाथ रख के करे कि यदि किसी पे आरोप लगता है तो क्या वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसकी जांच कराए और कहे कि नहीं, ये आरोप गलत है और ये तथ्य जो भी इनके खिलाफ लाए गए हैं वो गलत है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं, यदि किसी पे आरोप लग रहे हैं तो उसके सक्षम प्राधिकार के पास जाइए और इसकी वही व्यक्ति यदि विपक्ष में कर रहता है तो उसके यहाँ ईडी और सीबीआई लोग भेज देते हैं। और रही बात आवास की, जहां तक आवास हमारे लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है,
लेकिन मुद्दा यह है कि सबके लिए समान जो है मापदंड मीन्स तय किए जाएं और उसको फॉलो किए जाएं। जो संवैधानिक मर्यादा है और संवैधानिक जो नियम है, जो कानून है, उसका फॉलो होना चाहिए। कुणाल जी कह तो रहे हैं राकेश जी कि किसी कोई भी जो है वो बचेगा नहीं और किसी की भी जो संपत्ति है वो आप उनको ब्यौरा दीजिए, सरकार कार्रवाई करेगी, कह तो रहे हैं कुणाल जी, इसमें हर्ज क्या है? सरकार में हम तो यही बोल रहे हैं, इनकम टैक्स जितने लोगों की संपत्ति अटैच की है तो सबका नाम उजागर करे और सबको मंच से ऐसे ही बोले। कह रहे हैं वो उजागर है, पब्लिक डोमेन में नहीं है हिम्मत ऐसे जैसे मंच से खुलेआम जो लालू जी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, दूसरे लोग नाम लेकर के वैसे बदनाम करें ये लोग। जब तय होता है, क्या न्यायालय ने उसको घोषित कर दिया है? क्या जो है तो संवैधानिक रूप से सब चलेगा। दूसरी बात है आवाज, यदि बात आवाज की है ना तो हमारी मीन्स पार्टी, जनता, हमारा समाज जो है ना, आजकल क्या हजारों सालों से खेतों में, खलिहानों में और पेड़ के नीचे सब जगह सोते रही है, तो हम तो कहीं भी रह लेंगे। लालू जी और राबड़ी जी है करोड़ों लोगों के दिलों में रहते हैं, तो उनको आवाज की जो है बहुत चिंता नहीं है, वो रह लेंगे अपने जनता के। और जितने उनके फॉलोअर है, उतने चहेते हैं ना कि उनको आवाज की चिंता नहीं है, तो कहीं भी रह लेंगे। और हम लोग रहते आए हैं, हम लोग पिछड़े समाज से लेकर के और गरीब गुरबा जो भी लोग हैं उनका नेतृत्व करते हैं, और हम लोग सड़कों से लेकर के और खेतों खलिहानों में रहने का आदत है, तो इसकी चिंता हमें नहीं करें। इसमें ये लोग राजनीतिक रोटी जो सेकने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या अन्य जो इनके मंत्री, चाहे और सारे लोग केंद्र से लेकर के यहां तक, इस मीन्स कौन सी मानदंड के आधार पे सबको बनाए रखा गया है आवाज? हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सरकार है, आप जो चाहें जैसे करें, एकदम जो नियम है आपके लिए वैसे भी आपकी तो यही नियम होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई नियम तो फॉलो होता नहीं है इनकी सरकार में, संविधान का पालन ये लोग कभी करते नहीं है। तो हमें उससे नहीं है, हमें ये है कि हमारे लिए मुद्दा वो नहीं है कि आवाज और ऐसा रखे, हमारे लिए मुद्दा है संविधान, हमारे लिए मुद्दा है लोकतंत्र, हमारे लिए मुद्दा है न्याय, हमारे लिए मुद्दा है बराबरी। तो हर चीज को इस मापदंड से तय हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अन्याय किया जाएगा और किसी के लिए किसी कोई और नियम और किसी के लिए कोई और नियम रखा जाएगा, तब हमें दिक्कत है, और उसके लिए लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और सड़क से लेकर के संसद तक लड़ेंगे। जी बिल्कुल कुणाल जी, देखिए यहाँ इनका दोबारा यही सवाल कि किसी के लिए कोई और नियम और किसी और के लिए कोई और नियम, विपक्ष और सत्ता पक्ष के लिए कोई और नियम, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। तो अगर देखा जाए आज इस मुद्दे पर बहस तो छिड़ी ही हुई है, मगर सवाल कई तरीके के उठ रहे हैं। विपक्ष की तरफ से तो सवाल किया ही जा रहा है कि क्या मनमानी का कार्यवाही जो है वो हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो हो रहा है नियमों के मुताबिक हो रहा है और किसी भी नियम की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है। मगर आगे ये जो मामला है कितना तूल पकड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ राकेश जी जुड़े थे, राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में वो हमारे साथ हिस्सा रहे। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं कुणाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिलहाल उनसे संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है, मगर कोशिश करेंगे कि उनसे आगे भी ऐसे मुद्दों पर संपर्क हो और ज्यादा जानकारी जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ली जाए। आज जैसा हमने अपनी दर्शकों के सामने ये मुद्दा रखा कि बिहार में बेनामी संपत्ति को लेकर सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, खासकर गृह मंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से क्या बयान दिया जा रहा है, वहीं विपक्ष की तरफ से सवाल यही है कि कार्यवाही कीजिए, मनाही नहीं है, मगर क्या बराबरी की कार्यवाही होगी? दूसरी तरफ सत्ता पक्ष क्या कह रहा है ये भी आपने सुना। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस मुद्दे पर घमासान छिड़ा हुआ है। कोशिश राष्ट्रीय समाचार की यही रहेगी कि बिहार से जुड़ा हर एक छोटे से छोटा मुद्दा, उस पर अनकट बातों में आपके साथ चर्चा हो, मेहमानों के साथ चर्चा हो और आप तक जानकारी साझा हो। आज के अनकट बातों में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।